हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि होंगे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और हां, ये इसका पार्ट 2 है जहां पर आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 को देखोगे। इसके पहले आई होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए होंगे, और अगर वो देख लिया है तो बट फटाफट से अब शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आईएमपी वाला क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन जितनी भी एग्जामिनेशंस होती हैं, चाहे वो जेईई हो या नीट एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर जगह पर यह क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पर यह बोलता है कि एक 25 वॉट का बल्ब है जो कि इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट रे। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या? जिसके अंदर एक सिंगल लाइट होगी सिर्फ और सिर्फ येलो कलर की, जिसकी वेवलेंथ देके रखी गई है 0.57 माइक्रोमीटर। अब मैंने जैसा कि हर बार आप लोगों को यह बोल के रखा हुआ है कि जब कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पढ़ते पढ़ते डाटा लिख लिया करो, जिस वजह से आपको 4 से 5 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला मुझे डाटा दिख गया कि सर यहां पर जो वेवलेंथ लिखी हुई है वो है 0.57 माइक्रोमीटर। अच्छा, 0.57 माइक्रोमीटर का मतलब क्या कि यहां पर आपको अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट पे। तो अगर एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करता हूं तो क्या आता है? 0.57 माइक्रो का मतलब क्या होता है सर? माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, और यहां पर क्या आ जाएगा? मीटर। तो लो भैया, वेवलेंथ हो गई कन्वर्ट मीटर में। फिर बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। क्वांटा क्या है? बस सिंपली यहां पर फोटोनों के द्वारा जो एनर्जी इमिट की जा रही है उसकी वैल्यू है, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं है भाई साहब। यहां पर क्या है? सिंपल सा इतना ही मैटर है। अब देखो यहां पर सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अब पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि 25 वॉट जो लिखा हुआ है तो बेसिकली ये पावर के रिगार्डिंग बात करता है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल इंटू सेकेंड के। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसा लिखना है, क्रॉस लगाने की बीच में जरूरत ही नहीं है। 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल इंटू सेकेंड। अब अरे यार, जूल इंटू सेकेंड, कैसी गंदी गंदी बातें की जा रही है भैया। जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। क्या हो रहा है कि इतना सारे बार में प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दिमाग में बिठ गई कि वो बार बार जूल इंटू सेकेंड निकल रहा है। 1 वॉट की वैल्यू आ गई। इसके बाद बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन पर क्वांटा बोल के रखा गया है। ओके जी, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। अगर एक की निकल गई तो बाकी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी की तो वो क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू, ये कहानी होती है। अगर मैं यहां बात करता हूं प्लांक कांस्टेंट H की तो ये कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी न्यू की तो हम बोलेंगे सर दिया तो वेवलेंथ है पर यहां फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जस्ट सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करता हूं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है सर? ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं वेवलेंथ लैम्बडा की तो वेवलेंथ कितनी है? 0.57 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये वाली कहानी दे के रखी भैया। देखो यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स का ध्यान रखो। तो मीटर से मीटर गया, सेकंड से गया सेकंड, बच गया क्या? जूल। अब इसके लिए हम लोगों ने पहले ही वैल्यू निकाल के रख ली है। तो भैया जो इसकी एनर्जी आ रही है 1 फोटोन की, वो निकल कर आ रही है हमारे पास में 34.87 इंटू 10 टू दी पावर आ रहा है यहां पे -20 जूल्स। तो ये लीजिए
एक की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब इन्होंने आगे कॉन्सेप्ट में क्या बोला है कि अगर एक से इतनी एनर्जी मिलती है तो जो 25 वॉट का जो बल्ब है वो पर सेकेंड कितने क्वांटा इमिशन को जनरेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कितने क्वांटा इमिशन को जनरेट करेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि माना रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, तो उसको क्या मान लिया मैंने भैया, मुझे नहीं पता तो मैं उसको एन मान लेता हूं। एक कितनी एनर्जी जनरेट करता है, ई एनर्जी जनरेट करता है, तो एन नंबर्स वाले में ई एनर्जी जब जनरेट हो रही है तो टोटल कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है सर, एनर्जी जनरेट हो रही है 25 वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू क्या, 1 जूल पर सेकेंड। सिंपली सॉल्व कर देते हैं, 25 इंटू जूल पर सेकेंड। आगे बात करते हैं यहां पर एन को एज इट इज रहने दो। एनर्जी हमारे पास में कितनी निकली है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारी निकली है एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की तो एनर्जी निकली हुई है मेरे पास में 34.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल। जूल से जूल कटा, सब कुछ सॉल्व कर दो तो भैया यहां पर जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 7.169 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19 सेकेंड इनवर्स, ये आ रहा है। और भैया अगर ये इनवर्स आ रहा है मतलब ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर, ये लीजिए जी, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength। तो मैंने बोला सर पहली बार तो क्वेश्चन को समझ के मुझे सिर्फ इतना पता चला कि वेवलेंथ जैसी कुछ चीज दे के रखी है जो कि क्या है 6800 एमस्ट्रॉन्ग, ये दे के रखा हुआ है। और साथ ही साथ में अगर एमस्ट्रॉन्ग दे के रखा हुआ है तो आपको पता है कि इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर होता है। ठीक है, ये वाली कहानी कर दी। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। ओके जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू जीरो। वर्क फंक्शन क्या होता है, W0। ये कहानी हम लोगों को ज्ञात करनी है। हम बोलेंगे सर कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर सबसे पहले अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। अगर आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो वर्क फंक्शन क्या होता है, H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कहानी है। तो चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करा जाए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी दे के रखी हुई है सर, वेवलेंथ दे के रखी हुई हमें 6800 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। मीटर से मीटर गया, बच गया आंसर सेकंड में जो कि क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। यह आ रहा है मेरे पास में 4.41। ठीक है, क्या आ रहा है 4.41 इंटू 10 टू दी पावर निकल रहा है मेरे पास में 14 सेकेंड इनवर्स, जो कि फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास में, अब उसके बाद क्या करा जाएगा, वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। वर्क फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस H होता है प्लांक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में दे के रखी हुई है 4.41 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स। बाप रे, तो उधर तरफ घुस गया। थोड़ा सा मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दूं, सेकंड से सेकंड गया, आंसर बच जाएगा जूल में। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर मेरे पास बच रहा है 2.922 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 बच रहा है। ठीक है जी, ये कहानी बच रही है। और यूनिट्स क्या हो जाएगी इसके अंदर, जूल हो जाएगी। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना भैया, इस तरह से सॉल्व करोगे तो तुमको क्लियर भी हो जाएगा किससे क्या चीज कैंसिल हो रही है, किससे क्या नहीं हो रहा है, वो चीज हो जाएगी क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। ठीक है, अब जरा मैं पेन भी चेंज कर लूं। वो एक्चुअली हो क्या रहा था, मैंने सोचा कि यार
जैसे बोर्ड वगैरह जो रहते हैं इसके अंदर कौन कौन से पेन काम कर सकते हैं, तो मैंने आज बस टेस्ट करने के लिए यहां पर अपने वो टैब का पेन यूज कर लिया, और अब जो इसका जो बोर्ड का पेन होता है उसको मैं यूज करके देख लेता हूं, मैं बस चेक कर रहा था। ठीक है, चलो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तो उससे क्या इंटरेस्ट बना रहता है, हम लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि होता यह है कि यार यहाँ पर ऐसे पढ़ाते रहते हैं, तो एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तुम लोग सामने होते नहीं हो, जब तुम लोग सामने नहीं होते हो तो फिर ये सोचना पड़ता है कि अरे यार कैसे करके माहौल को बनाया जाए, तो हम लोग इसी तरह से खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट भी मैं करूंगा कि जब भी वीडियो देखते हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि यार मेन रीजन यहाँ पर यह है ना कि जब तुम लोग कमेंट करोगे तो उससे हमें लगता है कि हमें ऑडियंस मिल रही है। मतलब यह है कि टीचर भी एक तरीके से परफॉर्मर ही है, जो कि हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता है या चाहता है कि उसकी ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस आ जाए। तो हम लोग भी उसी रिस्पांस के लिए बैठते हैं कि भाई आप लोग कमेंट करोगे तो फिर हम लोगों को भी उसमें अच्छा लगेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। वेवलेंथ पूछा गया है, लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level n is equal to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन देके रखा है, डाटा लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या बोला गया था सर, पहली लाइन पढ़ते से ही मुझे यह पता चल गया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ क्या होगी, किसके लिए, इमिटेड द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम, यहां ट्रांजिशन हो रहा है कौन से ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट 4 से फाइनल ऑर्बिट 2 तक। और इन्होंने क्या पूछ के रखा गया है यहां पर, एनर्जी लेवल ये बोल के रखा गया है। ठीक है, अब देखो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों को करना है क्वेश्चन सॉल्व। अब वेवलेंथ पूछ के रख लिया है, कैसे निकाला जाए, जबकि हमारे पास में तो सिर्फ यही डाटा दे के रखा हुआ है। तो इसके लिए अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास एनर्जी का। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा के रखा है। जो एनर्जी होती है माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस का 18, 1 अपॉन में ni का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में nf का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ इसके अंदर रोने धोने नहीं है। ठीक है जी, अब करना क्या है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो। अरे यार यहां पर मैंने इसको ऐसा करना चाहिए था, ये वाली वैल्यू प्लस की रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा, जस्ट इसके बाद वाले में कि क्यों यहां पर प्लस रहेगा, अगले वाले क्वेश्चन पे माइनस हो जाएगा। तो भैया एनर्जी हमारे पास में जब ट्रांजिशन होगा तो प्लस का 2.18 10 टू द पावर माइनस 18, और इनिशियल फाइनल करके देख लेते हैं तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये एज इट इज चल रहा है। इनिशियल स्टेज पे वो था 4th ऑर्बिट में, फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है वो 2nd ऑर्बिट में। इसको सॉल्व करा जाएगा, सॉल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 4.0875, माइनस का 4.0875 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है जी, ये कहानी आ रही है। और ये याद रखो कि ये क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी किस में आएगी, यहां पे जूल पे आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास में मिल चुका है एनर्जी। एनर्जी के बाद में जो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, वो है वेवलेंथ निकालना। तो हम बोलेंगे सर ये भी फॉर्मूला पता है हमें, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू की बात करते हैं तो न्यू क्या होता है हमारे पास में, C अपॉन लेमड़ा। अगर बात करता हूं मैं यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट की, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हमारे पास में नहीं गिवन है, वो तो निकालना ही है। तो एक काम करा जाए, वेवलेंथ को इधर लिख दिया जाए। एनर्जी हम निकाल चुके हैं माइनस का 4.0875 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है जी, सब कुछ सॉल्व कर कुरा के जब आप इसे देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 486 नैनोमीटर आएगा। बेसिकली वो आंसर आपके पास में आने वाला है 486 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर, परंतु उसको हम लोग अच्छा लग जाए इसलिए क्या कर दिया, नैनोमीटर में हम लोगों ने कर दिया। क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि वेवलेंथ जो होती है वो नैनोमीटर में गिवन होती है। तो बस इतना सा काम करना है। ठीक है जी,
हो गया क्लियर, गाड़ी आगे बढ़ा दी जाए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम, किसी हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑब्वियस बात है, पहली लाइन पढ़कर मुझे समझ में आया कि कितनी एनर्जी है वो निकालना है। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 5वें ऑर्बिट पे है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि सर ये इनिशियली 5th ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, कंपेयर यूर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके जी, ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से इसको कंपेयर करना है। अब बात करते हैं सर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या, तो भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यह होता है कि अगर मैं आयोनाइजेशन की बात करता हूं, हाइड्रोजन को आयोनाइज करने की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से मतलब यह होता है कि अगर हाइड्रोजन के पास रखे हुए एक इकलौते इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो यह हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन H से H पॉजिटिव बन गया, मतलब ये आयोनाइज हो गया। अब इसमें से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो भाई साहब ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो उस एनर्जी को ही क्या कहा गया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा गया है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहा जाएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाएगा। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। अब ये बोलता है ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर बोलता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। इस पे यहां पर वही बात कर दी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए n इज इक्वल टू 1 इसीलिए बता के रखा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इकलौते इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट बनती है वो क्या बनती है, नंबर 1 बन जाती है। मतलब वही n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट बन जाता है। अब देखो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करते टाइम पर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई इसके अंदर एक्चुअल में एनर्जी कितनी है। ठीक है, क्या बात करूंगा मैं, इसके अंदर एक्चुअल में एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और कहां पर से बात करनी है, हमें 5th ऑर्बिट से बात करनी है। तो इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 5th ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा मैं पहले n के लिए निकालता हूं। ठीक है, क्वेश्चन यार ऑब्वियस बात है हम लोग कैसा सॉल्व कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बेसिकली वो क्वेश्चन हम लोग ऐसा सॉल्व कर रहे हैं यहां पे कि आप लोग एग्जामिनेशन में उसको थ्योरेटिकली कैसे लिख पाओ। हम एमसीक्यू वाले पैटर्न में सॉल्व नहीं कर रहे कि जल्दबाजी में करा जाए, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा ले रहा हूं मैं। अगर मैं nth ऑर्बिट में एनर्जी की बात करता हूं तो यहां फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 विच इज मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर, जो कि होता है मेरे पास में एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, जो कि हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर है सर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास में रखा हुआ है 5th ऑर्बिट पर। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट पर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E5 इज इक्वल टू माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, डिवाइडेड बाय कितने ऑर्बिट में रखा हुआ है भैया, 5th वाले ऑर्बिट में रखा हुआ है, 5th ऑर्बिट में रखा है तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। सब कुछ सॉल्व करोगे तो भाई साहब इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं जो मैंने पहले से निकाल के रखा है, ये है 8.72, सॉरी 8.72 नहीं, इसका आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा भैया, बहुत लंबा कुछ सॉल्व कर दिया यार मैंने तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लास्ट में भी सॉल्व करेंगे तो भी बात तो वही बनेगी ना हमारे पास में। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एक बार तुमको सॉल्व भी करके दिखा दूं यार, वरना क्या होता है कि तुम ये बोलोगे कि सर यहां तो आपने पहले से सॉल्व करके रख लिया पर वहां कैसे करे जाएंगे। तो एक चलो
ट्रिक भी सीख ही लो, थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूं मैं। तो यहां पर जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एक चीज ध्यान रखो कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 होगा, ये कितना हो चुका है, 218। अब यहां पर आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। कैसा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, पॉइंट हटाया यहां पे और 2 जीरो क्या हो जाएंगे, आपने यहां पे बढ़ा दिए। तो इन जनरल हमारे पास में जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 218 डिवाइडेड बाय 25। 25 के पहाड़े में 200 कितनी बार में आ जाएगा सर, 8 बार में आ जाएगा। ये आ गया 8 बार में 200 हो गया, यहां पर ये कैंसल, कितना बच गया 18, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना आ जाएगा यार, 25 का टेबल कितनी बार बोलूं, 25 का टेबल बोलूंगा 6-7 बार बोलूंगा, तो 7 टाइम बोलने पर कितना आ गया 175। ये तो सिंपल है यार, ये तो कट ही जा रहा है, हमारे पास में है, ये करा कैंसल, 5 लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, 0, तो 8.702 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 8.702 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर गया माइनस का कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा फिफ्थ वाले में एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट समझो। अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मैं यहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं बाहर निकाल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को जब मैं बाहर निकालता हूं तो वो कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। इस बात का भी कृपया ध्यान रखा जाए। तो भैया जब ये इंफिनिटी तक जाएगा तो उसी के लिए अब भी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देख के रखा हुआ था, वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या बोलते, देखो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहां पर, E फाइनल माइनस E इनिशियल। अब भैया ये कहानी क्यों निकल कर आ रही है सर, बड़ा ही आसान सा बात है। आप यहां पर बात कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एटम को छोड़कर जा रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है जब वो इस तरह से मूव करेगा तो एनर्जी जो होगी वो एक्चुअल में एनर्जी में चेंज शो होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि फाइनली अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाएगा तो वो कहां चले जाएगा, इंफिनिटी पे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना, एक बार अगर निकल गया तो वो कहां जा रहा है, तो क्या मान लिया है, इंफिनिटी। माइनस इनिशियली वो कौन से ऑर्बिट में था, फिफ्थ ऑर्बिट में था। अब सिंपली अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं और आप खुद सोचो कि यहां अगर मैंने इंफिनिटी रख दिया, क्योंकि n कौन से ऑर्बिट में चला गया, बोले सर इन्फानाइट ऑर्बिट में चला गया, इंफिनिटी रख दिया तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगा और कहानी सारी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर जो हमारे पास में आएगा वो आएगा प्लस का 8.702 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20। ठीक है, यह कहानी होगी, कब होगी, जब यहां पर चेंज इन एनर्जी आपको देखने को मिलेगा फिफ्थ ऑर्बिट में। परंतु इन्होंने यहां पर यह भी बोला है कि जो आंसर निकल रहा है उसे कंपेयर करो विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो इंफिनिटी पर चला गया, ठीक है, क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट से जो इंफिनिटी पर चला गया। तो इसके रिगार्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू, यहां पर अगेन मुझे मिलेगा E इंफिनिटी, फाइनली वो इंफिनिटी पर जा रहा है, इनिशियली वो कौन से ऑर्बिट पे था, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे। सॉल्व करते हैं, E इंफिनिटी की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो। अगर इस वाले की बात करेंगे तो ये होगा माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, एटॉमिक नंबर होगा 1 स्क्वायर, और nth ऑर्बिट में भी क्या हो जाएगा मेरे पास में, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा वाला है, 1, ये वाली कहानी हो गई। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप यहां पर बात करते हो तो आंसर कितना निकल रहा है, प्लस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18। ठीक है, ये निकल कर आ जा रहा है। अब दोनों के अंदर आपको साफ एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर आप इस वैल्यू को देखो तो पहली बार देखने पर आपको दिखेगा सर ये तो 8.702 है, और यहां पर देखोगे तो सर ये 2.18 है। यहां देखने को मिलेगा, बोले कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, सब लोग सर ये वाली बड़ी है। पर यहां पर आता है मेन की पॉइंट, ये देखो
10 टू द पावर -20 और 10 टू द पावर -18। ठीक है, तो जितना ज्यादा यहां पावर नेगेटिव होती जाएगी उतना ही आंसर छोटा होता चले जाएगा। सो फॉर दैट रीजन अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली वैल्यू जो है ये 100 टाइम्स ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। ये 10 टू द पावर -20 है, जबकि ये कितना है, 10 टू द पावर -18 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ग्राउंड स्टेट से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो ग्राउंड स्टेट पर आ रही फर्स्ट ऑर्बिट, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू फिफ्थ ऑर्बिट से। सही भी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट क्या होता है, आपके न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। परंतु वहीं अगर मैं फिफ्थ ऑर्बिट पे जाता हूं तो फिफ्थ ऑर्बिट के साथ में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस हो रही है कम और डिस्टेंस हो रही है ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा फिनोमिनन है जिसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है, स्क्रीनशॉट लो। देन उसके बाद में हम लोग फटाफट फुर्ती से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इरेज करके बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस बन रही है जब कभी भी हाइड्रोजन एटम के अंदर 6th ऑर्बिट से वो ड्रॉप करके फर्स्ट ऑर्बिट तक जा रहा है। यार इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि फॉर्मूले का क्या होता था, n इंटू n-1 मल्टी डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते तो कितना आ जाता, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करा तो आंसर कितना आ रहा है, 15। पर अब सवाल आता है कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। तो भाई चलिए अब जानते हैं फटाफट से इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर आप देखो तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है, ये 6th वाले ऑर्बिट में है। ठीक है, ये 6th ऑर्बिट या फिर 6th पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है। ये लाइन मैंने खींच दी। अब यहां पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है ना, जो ड्रॉप हो रहा है, इसी से क्या बन रहे हैं, इसके इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहे हैं। अब इस बेसिस पर देखता हूं तो देखो 6 से अगर 1 पे जाते हैं तो कितने यहां पर बन रहे हैं, 6 से 1 पर गया, 1 2 3 4 5। तो भैया यहां पे लाइमन सीरीज के अंदर बन रहे हैं मेरे पास में 5 स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बना दिए मैंने 5। उसके बाद बाल्मर पे जाते हैं तो बाल्मर के पिन कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर बन रहे हैं 4, इसको काउंट नहीं करना है, जो कोने वाली लाइन है इसको काउंट नहीं करना, हम 6th से ड्रॉप देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहां देखा जाए तो यहां पर कितना है, 3, और यहां पर कितना है आपके पास में 2, और एक और सीरीज यहां पर बननी चाहिए जहां पर ये 1 का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं, जितनी बार इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर और बाहर हो रहे हैं तो उससे इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहे हैं। तो यहां काउंट करते हैं, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो देखो इस तरह से 15 स्पेक्ट्रम बन रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन 6th से ग्राउंड स्टेट पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो या तो आप पूरी सीरीज में इस तरह से याद करो, या फिर आप चाहो तो एक छोटा सा फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा सकते हो, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, और इतना करके आप इसे कर सकते हो सॉल्व। क्लियर हो गई बात, इमिशन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जब इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से ड्रॉप करके आ रहा है कहां पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फुर्ती से। देन उसके बाद में अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो है माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट से बताना एनर्जी। अरे अभी कराया यार क्वेश्चन है, अभी कराए थोड़ी देर पहले। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, E5 इज इक्वल टू माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन का एटम है इसलिए 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है। n मतलब कितना, 5 का स्क्वायर होगा।
ऐसा करके मैं लिख देता हूं, 5 का स्क्वायर होगा तो अल्टीमेटली 25 बन जाएगा। अब तुम लोग यहां पर बता देना कि भैया इसका आंसर क्या आ रहा है, अभी जस्ट पहले ही हम लोगों ने करके रखा हुआ है। तो ये लो जी, पहला वाला क्वेश्चन तो डन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करना है, यहां पे फिफ्थ ऑर्बिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, ये भी बड़ा आसान है। ये होता है मेरे पास में Rn इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई एन, ये फॉर्मूला होता है। ये भी फॉर्मूला मैंने वन शॉट के अंदर बताया था और बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। nth ऑर्बिट में रखे गए किसी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितना आसान है। मैं बोलूंगा भैया कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, फिफ्थ ऑर्बिट की। ए नॉट क्या होता है, सबसे इनिशियल वैल्यू, तो वो क्या होता है मेरे पास में 0.0529 विच इज मल्टीप्लाइड बाय, मुझे फिफ्थ ऑर्बिट पे निकालना है तो इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास में 5 आ जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ए आपके पास में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है जो कि क्या होती है 0.0529 होती है, और किसमें, नैनोमीटर में। En ये निकाल के रखा है आप लोगों ने, जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इतना कर लेना यार, है इतना कैलकुलेशन तुम भी कर लो यार, नहीं तो आलसी हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 16 डन होने के बाद में अब क्वेश्चन नंबर फटाफट 17 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे हुआ है डन, वैसी बात करते हैं हम यहां पे। कहां गया क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, वेव नंबर निकालना है। अब कृपया इस बात का ध्यान दें, ये वाली सीरीज हम लोगों ने पढ़ के रखी थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, और यहां पर ये वाली सीरीज। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बाल्मर सीरीज की, तो बाल्मर सीरीज कहां से कहां गई है, 3rd 7, तो मतलब यहां पर गाड़ी कहां तक जा रही है, 2nd वाले तक जा रही है। अगर यहां पर गाड़ी 2nd वाले तक जा रही है तो हम उसको सॉल्व भी कुछ इसी तरह से करेंगे। कहां गया क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही कहानी आ जाएगी, बाल्मर सीरीज की कहानी है। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहली चीज तो हमें जो समझ में आई है वो आई है कि सर यहां पर वेव नंबर की बात करो, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में 1/λ, ये वाली कहानी होती है। पर यहां पर बात क्या की गई है कि ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं ऑर्बिट्स में जंप कर रहे हैं, और जब कभी भी ऐसे जंप होते हैं तो वेव नंबर के लिए फॉर्मूला होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷, और यहां पे अब इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अभी करा था ना हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में इनिशियल माइनस फाइनल, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब देखो इनिशियली और फाइनली की अगर आप बात करते हो तो इनिशियली वो कहां चल रहा है, 2 पर चल रहा है, क्योंकि अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करता हूं तो हमने देखा था ना बाल्मर सीरीज कहां से चालू हो रही है, हमारे पास में 2nd वाले से चालू हो रही है, तो यहां पर आपके पास में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू आएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 1 में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 में NF का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाएगी। अब आता है यहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ध्यान रखो कि यहां पर बोला गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और इसी बेसिस पर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके पास में वेवलेंथ बड़ी है तो ये क्या होगा, छोटा, और अगर न्यू बार आपके पास में छोटा चाहिए तो आपके पास में NF की वैल्यू को भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन उसी तरह से चलेगा ना यहां पर इस तरह से रिलेशन चलेगा। तो इस वजह से अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू पे जाऊं तो छोटी वैल्यू यहां पर क्या निकल रही थी बाल्मर सीरीज के लिए, ये निकल रही है कि आप सबसे छोटे में 2 से 3 जंप करते हो। ठीक है, वो न्यू बार को वहां पर क्या करना पड़ेगा,
2 से 3 पे जंप करवाना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप NF की वैल्यू लोगे तो NF की वैल्यू क्या लोगे यहां पर 3। तो बस सॉल्व कर देते हैं। जब आप न्यू बार को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 और ये हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। तो भैया मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1.5236 1.5236 इंटू 10 टू दी पावर आ रहा है 6 और यूनिट आएगी मीटर इनवर्स। तो भैया ये लो भाई, हमारे पास में ये आ गया वेव नंबर। तो बस भैया जी इसमें इतना सा ही काम करना है। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 17 डन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। तो मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state energy of this electron is बहुत सारी चीजें देख रखे। ठीक है, चलो जरा गाड़ी वापस आते हैं। What is the energy? एनर्जी पूछी गई है। Required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to fifth Bohr orbit। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा रहा हूं फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से फिफ्थ बोहर ऑर्बिट में, मतलब एनर्जी में मुझे चेंज चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वो वाली कहानी चालू होगा। अब इसी पॉइंट से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा हूं तो एनर्जी में चेंज हो रहा है। एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करके। अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल कहां तक जाना है? 5 तक। इनिशियली कहां पर प्रेजेंट है? 1 पर प्रेजेंट है। अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी से अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो फॉर्मूला कौन सा होता है? सर अभी देखा था, En इज इक्वल टू माइनस का 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का कितना आ जाता है भैया जी? ये हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करके रखा हुआ था। 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 मल्टीप्लाइड बाय होता है हमारे पास जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। जेड की जगह कौन सा एटम है? हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर 1। एन की जगह अगर 5 के लिए निकालोगे 5, 1 के लिए निकालोगे तो 1। और ये चीज हम लोग थोड़ी देर पहले ही निकाल चुके थे, तो इसी वजह से जो डाटा है वो वाला वही जस्ट मैं यहां पे कॉपी करने वाला हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको पूरा सॉल्व करने पर फिफ्थ में से 1 माइनस ये कर लोगे यार, अभी थोड़ी देर पहले करा था ना, वही है। सॉल्व करने पर भाई साहब हमारे पास आंसर आ रहा है 2.0928। ठीक है, 2.0928 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 जूल्स। ठीक है, यह आंसर आ रहा है। यह आंसर किसका आ रहा है? चेंज इन एनर्जी जब आप फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जा रहे हो। अब क्या बोला है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, मतलब वो 5वें से पहले नंबर पे आ गया, तो वहां पर एनर्जी की बात की गई है। तो हम बोलेंगे सर कोई बात नहीं, वेवलेंथ ही तो निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्बडा। एनर्जी हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न करने के लिए कितनी लगती है? सर ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न करने के लिए एनर्जी निकलती है 2.0928 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18। जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं। यह आंसर आएगा 2.0928 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18। प्लांक कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। और इतना बड़ा बोर्ड होते हुए भी बताओ जगह की कमी पड़ जा रही है भाई, कैसे गंदा लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? प्लांक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा?
न्यू है तो न्यू क्या होता है मेरे पास में c अपॉन लैम्बडा, c होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ तो हमें निकालनी ही है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या कर दोगे, यहां पर इसका ऐसा कर दोगे। तो भैया जी यहां पर वेवलेंथ भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो भाई वेवलेंथ की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है हमारे पास में 9.498 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस का 8 आ रहा है, और वेवलेंथ है इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी भाई साहब, मीटर। तो ये लो, ये हो गया हमारे पास में इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ग्राउंड स्टेट, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 अर्ग। तो अर्ग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी सिंपल सी कहानी है, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग्स भी कर लो ना, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1 अर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 7 जूल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस अर्ग की वैल्यू को उठाकर यहां पर भी पुट कर दोगे तो भी आंसर उतना ही आ रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना आ रहा है। क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है ना En इज इक्वल टू दिस 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 दिस, तो ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेट या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, जो कि आपके पास में जूल्स में होती है। तो ऑलरेडी या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो जिसमें ये वैल्यू आएगी, या फिर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस में, इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, यूनिट कन्वर्जन भी दे दिया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाला ही फॉर्मूला यही होता है, जिसके अंदर जूल को सिंपली किस में दे दिया था उन्होंने, अर्ग में दे दिया, पर कन्वर्ट करोगे तो वही आंसर आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय इतना। ओके, ये देके रखा हुआ है, जो फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने वही है। फिर ये बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। अब यहां पर भी सेम वही वाला किस्सा आएगा। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट में चल रहा है कि पूरी तरह से बाहर एनर्जी निकाल देना है। तो जब भी ऐसा बाहर निकालने के लिए आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो चेंज इन एनर्जी क्या होता है मेरे पास में, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाली कहानी होती है। इस बेसिस पर अगर चलता हूं तो भैया ये है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले पे बात करता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी सर, फाइनल पोजीशन होगी उसकी इंफिनिटी, और इनिशियल पोजीशन अभी क्या है, सेकेंड ऑर्बिट पे वो प्रेजेंट है। और इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कौन से ऑर्बिट में है, इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी का हो जाएगा स्क्वायर, जो कि ये टर्म को बना देगा क्या, 0। ये टर्म बन जाएगी मेरे पास में 0। यहां पर अगेन चलेगा माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 डिवाइडेड बाय कौन से ऑर्बिट में है, हम सेकंड ऑर्बिट में है। तो जस्ट सिंपल सा ये वाला काम है, ये टर्म 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारी कहानी यहां पर बन जाएगी। और इसको सॉल्व करने पर भैया आंसर हमारे पास में निकल कर आ रहा है, जो पहले ही मैंने सॉल्व करके निकाल रखा है, 0.545। ठीक है, क्या आ रहा है, 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल्स। ठीक है जी, यही फायदा होता है कि पहले से सॉल्व कर लिया, वरना अभी सॉल्व करने बैठते तो ये वीडियो पता नहीं कितना ही लंबा बन जाता। तो ये वाली कहानी आ गई। चेंज इन एनर्जी हमारे पास में आ चुकी है। नाउ बात करते हैं इसके अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। वेवलेंथ निकालना है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ठीक है भैया, निकाल लेते हैं, क्या ही समस्या है।
क्या होगा फॉर्मूला? सर हमें पता है एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। जब कभी भी न्यू की बात करते हो तो न्यू क्या होता है मेरे पास में, C अपॉन लैम्बडा हो जाता है। सॉल्व करते हैं तो प्लांक कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। C की जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्बडा। तो भैया वेवलेंथ तो हमें निकालनी ही है, तो इसलिए इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। एनर्जी में निकाल चुका हूं जो कि है 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल्स। ये कहानी दे के रखी। तो अब बस करना क्या है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब इसको जब सॉल्व करा गया है तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 3647। ठीक है, 3647 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये वाली कहानी आ रही। आंसर किस में चाहिए, उसे सेंटीमीटर में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा सर, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। यहां पर 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3647 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास में वो वाला हो गया जहां पर आपने एनर्जी चेंज या आयोनाइजेशन एनर्जी को निकाला है, और एक आंसर ये हो गया कि इस एनर्जी चेंज की वजह से जो वेवलेंथ ट्रांसमिट हुई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। फटाफट फुर्ती से इसका भी स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि होने वाला है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Calculate the wavelength of electron moving with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर ये वाला भी सॉल्व करके रखा हुआ था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ये वाली कहानी होती है हमारे पास में। ठीक है, अगर ये वाली कहानी आपके पास में होती है तो इस कहानी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, वेवलेंथ तो निकालनी है, 6.67 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मास किसका होगा सर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन बोल के रखा है। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी दे के रखी है 2.05 10 टू दी पावर 7 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। सब कुछ सॉल्व कर देना रे भाई। आंसर हमारे पास में जो इसका निकल कर आएगा वो आ रहा है 3.548 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 मीटर। ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। वही है, देखो जितने भी क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक जो हम लोगों ने करके रखे हुए हैं, जनरली वो क्वेश्चन कैसे हैं जिसके अंदर सिर्फ आपको वैल्यू दे के रखी हुई है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो इसी बात पे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया तो ये लो जी, हो गया हमारा काम। और आज का लेक्चर भी इसी तरह से हो चुका है कंप्लीट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 को। और आई होप सो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। यार बड़ी मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो कम से कम लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो इसी के साथ में शेयर भी। और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कि अपने कमेंट्स भी यहां करा करो, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए, और हम इसी मोटो पर ही तो आगे बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, हमारा जो मोटो होता है हमेशा कि लर्न टुडे लीड टुमारो, वो इसी बात पे फोकस करता है कि भाई आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है, पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए, और वो चाहिए आपका सपोर्ट, आपका साथ, जो कि मिलेगा लाइक कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो का करते हैं अब यहां पर एंड हम लोग, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।